नमस्कार, सुप्रभातम, अस्सलाम वालेकुम। इस ठंडी सी और मजेदार सुबह में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एक महान उपयोगितावादी और उदारवादी विचारक जेस मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल की। जॉन स्टुअर्ट मिल को आमतौर पे हम तब पढ़ते हैं एज ए वेस्टर्न थिंकर जब हम उपयोगितावाद पढ़ते हैं। एग्जाम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चाहे वो किसी का भी हो, उसमें आपको उपयोगितावाद के दो ये विचार अवश्य पढ़ने होते हैं, एक जर्मी बेंथम और एक जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो पहले की क्लासेज में बेंथम हो चुके हैं, तो इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की। 19वीं सदी के महान उपयोगितावादी विचारक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जेस मिल। देखिए, जेस मिल को लेके कई बार शाब्दिक हेरफेर और शाब्दिक भ्रम का आप शिकार हो सकते हैं। जैसे कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फला विचार के बारे में बताइए कि ये किसका है, तब आपको इन दो व्यक्तियों को अलग करना होगा। एक है जेम्स मिल और एक है जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं, लेकिन जो जेम्स मिल है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता है। तो जेस मिल बेटा है और जेम्स मिल है ये पिता है। जॉन स्टुअर्ट मिल मूलतः है ब्रिटेन के थे, लंदन में ही रहा करते थे। अगर हम दो व्यक्तियों का जीवन देखें, एक रूसो का और एक जॉन स्टुअर्ट मिल का, तो अपने दोनों के जीवन चरित्र में दो नई बातें सीखने को मिलेगी और अपन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें बड़ी कठिनाई होगी। रूसो के लिए हम रूसो का जीवन चरित्र देखें तो रूसो ने, मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके और औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त की होगी। उनकी अधिकांश शिक्षा है वो थपेड़ों से मिली हुई है और ऐसे लगता है कि वो मौलिक और जन्मजात विचारक लगते हैं रूसो। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़े हैं, तो ही आप अच्छे विचारक हो सकते हैं, एक महान व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब प्रतिभाएं जन्मजात होती है, रूसो को देख के ये लगता है। लेकिन जब जेम्स मिल को देखते हैं तो ये लगता है कि प्रतिभा तैयार भी की जा सकती है। जेम्स मिल ने अपने बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल को आमतौर पे घर पे पढ़ाया और अच्छे विद्वानों से पढ़ाया और बड़ा दबाव दे के पढ़ाया। छोटी सी उम्र में ही जेस मिल ने प्लेटो के अधिकांश, कोई 7, 8, 10 साल तक होते होते प्लेटो के अधिकांश जो डायलॉग्स थे, यानी जिनको पुस्तकें बोलते हैं, वो कंप्लीट कर ली थी। तो जेम्स मिल ने अपनी पूर्ण देखरेख में अपने बेटे को तैयार किया। तो हम कह सकते हैं कि विचारक तैयार भी हो सकते हैं। तो रूसो प्रतीक है, मैं कह रहा था, स्वाभाविक और जन्मजात प्रतिभा का, और जॉन स्टुअर्ट मिल है प्रतीक उस चीज का कि प्रतिभाएं तैयार भी की जा सकती है। खैर, जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन पे जेम्स मिल के अलावा दो व्यक्तियों का और प्रभाव है। एक है जर्मी बेंथम। तो बेंथम से लिया इन्होंने उपयोगितावाद, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए। तो बेंथम का उपयोगितावाद और बेंथम के क्या प्रभाव थे, ये तो हम आप चर्चा करने ही वाले हैं। बेंथम और जेम्स मिल के अलावा जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल पे एक और व्यक्तित्व का प्रभाव था, वो थी हैरियट टेलर।
हैरियट टेलर जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी है और जॉन स्टुअर्ट मिल खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने ये जो ऑन लिबर्टी है मेरी पुस्तक और ये जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इन दोनों के ऊपर हैरियट टेलर का प्रभाव है। और यहां तक कहा जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल में जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद में जो परिवर्तन किया था, उस उपयोगितावाद की मूल प्रस्तावनाओं में परिवर्तन की जो मूल प्रेरक थी वो थी हैरियट टेलर। तो हैरियट टेलर ने ही प्रेरित किया था उपयोगितावाद का चेहरा थोड़ा भौतिक से बदल के और नैतिक बनाने के लिए। तो इन तीन व्यक्तियों का प्रभाव है जॉन स्टुअर्ट के मिल के ऊपर, जेम्स मिल का, बेंथम का और हैरियट टेलर का। हाँ, जेम्स मिल के लिए जरूर ये कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल कि जिस हिसाब से मेरी शिक्षा दीक्षा की गई उससे मेरा बौद्धिक विकास तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो मेरा दिल का खाना था, भावनाएं थी, वो मर गई थी। तो ये जो दिल्ली भावनाएं, रोमांटिसिज्म, जो सब कुछ पैदा किया वो हैरियट टेलर ने फिर पैदा किया जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन में। यानी इससे पहले बौद्धिक सूखापन था जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन में, और जो हरियाली आई वो लाई हैरियट टेलर, विचारों में परिवर्तन लाई वो हैरियट टेलर, और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जॉन स्टुअर्ट मिल को, तो वो बनाया हैरियट टेलर ने। तो हैरियट टेलर जो उनकी पत्नी है, उनका भी बड़ा भारी प्रभाव था। अब हम ये कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी हैं, चलिए ये तो है, और ये तक कहा जाता है कि अंतिम उपयोगितावादी है। इसके बाद उपयोगितावाद के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। ये उपयोगितावादी हैं, ये तो अपन चर्चा करते ही हैं। ये उदारवादी है। देखिए, हम उदारवादी इसलिए कह रहे हैं कि उदारवाद की एक धारा ही तो उपयोगितावाद है, तो ये उदारवादी है। इनके चाहे स्वतंत्रता संबंधी विचार हो, चाहे इनके महिला समानता संबंधी विचार हो या धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार हो, ये सारे के सारे विचार उदारपंथ के अकॉर्डिंग है। ये स्वतंत्रता को निर्बाध मानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उपयोगितावादी प्राकृतिक अधिकारों में और प्राकृतिक स्वतंत्रता में और निर्बाध और नकारात्मक स्वतंत्रता में वैसा विश्वास नहीं करते जैसा उदारवादी करते, लेकिन विश्वास तो करते हैं। ये भी व्यक्ति की योग्यता को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये भी स्वतंत्रता के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, समानता, आर्थिक समानता की बजाय। और ये बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करवाना चाहते हैं राज्य से, तो राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि उदारवादी भी है। लेकिन उदारवादी होने के साथ साथ जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए ये कहा जाता है कि ये समष्टिवादी भी है। हम और सिंपल शब्दों में कहें, इनके लिए ये कहा जाता है कि ये सहकारी समाजवादी है। देखिए, दो कंट्रोवर्सी हो गई कि उदारवादी जो होते हैं और उपयोगितावादी होते हैं, इनको अपनी ये कहते हैं कि ये व्यक्तिवादी होते हैं। विशेषकर उदारवादी तो पक्के होते हैं, उपयोगितावाद व्यक्तिवाद को थोड़ा सा चेंज कर देता है और इसको अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की कसौटी पे कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन उदारवादी व्यक्तिवादी तो जरूर होते हैं। तो जेम्स मिल व्यक्तिवादी भी है और जेम्स मिल समष्टिवादी भी है। एक समष्टिवाद अगर समझ नहीं आया है तो हम ऐसे समझते हैं कि जेम्स मिल, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। इकोनॉमिक्स में टर्म्स पढ़ते हैं अपन। माइक्रो होता है, अब इस व्यक्तिवाद है, ये माइक्रो है, यानी आप व्यक्ति के कल्याण की तरफ ध्यान देते हैं कि व्यक्ति का कल्याण होगा तो राज्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप कॉमन गुड की बजाय इंडिविजुअल गुड के ऊपर बल देते हैं। आप सामान्य शुभ की बजाय व्यक्तिगत शुभों को पहले लेते हैं, सामान्य शुभ को बाद में लेते हैं। यानी समाज बाद में है और व्यक्ति पहले है। व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति की प्रोग्रेस होगी तो समाज और राज्य की प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो ये तो है व्यक्तिवाद। इसका उल्टा है समष्टिवाद। उल्टा की टाइप ही है समष्टिवाद। ये माइक्रो है तो ये मैक्रो है। समष्टिवाद ऐसी धारा है, ऐसी अवधारणा है
जो सबके कल्याण के ऊपर बल देती है, यानी समूह के कल्याण के ऊपर बल देती है, वो समष्टिवाद है। इसको अपन हल्के फुल्का जो समाजवाद है उसको सहकारी समाजवाद भी बोलते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो उपयोगितावादी उदारवादी तो है ही है, लेकिन वो बाद में जब उनके विचार हैं वो बदलते हैं बाद में जाके। देखिए कोई भी विचार के उसके विचार कभी स्थायी नहीं होते। आप प्लेटो को ले लेते हैं, प्लेटो के विचार शुरुआत में यूटोपियन थे, बाद में ज्यादा यथार्थ और व्यवहारिक हो गए। कार्ल मार्क्स के विचार जब तक उसने पेरिस की पांडुलिपियां लिखी तब कुछ और थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो पुस्तकें लिखता गया उसके विचार बदलते गए। तो देखिए विचार शुरुआत में जहां जॉन स्टुअर्ट मिल है वो हमें उपयोगितावादी उदारवादी दिखाई देता है, बाद में हमें वो समष्टिवादी और सहकारी समाजवादी दिखाई देता है। इसकी चर्चा थोड़ी और व्यापक कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अगला टॉपिक चलो यही कर लेते हैं, क्यों हमें ऐसा दिखाई देता है। फिर आगे चलते हैं कि हम इसके लिए कहते हैं कि ये नारीवादी है। हाँ ये तो है, ये नारी अधिकारों पे अत्यंत बल देता है, और ये इसका जो उदारवाद नारीवाद है वो उदारवादी नारीवाद है। तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे, उदारवादी नारीवाद की भी आगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए ये कहा जाता है कि अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। और इसी की कंट्रोवर्सी है कि हम कहते हैं कि ये एरिस्टोक्रेट भी है, कुलीन तंत्रवादी भी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन शब्दों का अर्थ हम समझते जाएंगे। साधारण से शब्द बता दूं, उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कानून में और उनको बनाते वक्त ये देखता है कि उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं है। अगर कोई चीज समाज के लिए उपयोगी है तो वो वरेण्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। अगर वो उपयोगी नहीं है तो उसकी कतई आवश्यकता नहीं है। फिर एक उपयोगिता की कसौटी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो अगर कोई कानून, कोई संस्था, कोई राजनीतिक गतिविधि, कोई परंपरा अगर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए उपयोगी है तो वो उसको रखना चाहिए, वरना उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाता है उदारवाद क्या है। उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति तार्किक होता है, व्यक्ति समझदार होता है, व्यक्ति शाना होता है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। वो खुद जानता है कि उसका भला किस में है, तो उसको आप स्वतंत्र छोड़ें, उसकी योग्यता का सम्मान करें, और वो जैसे योग्य होगा वैसे अपने आप प्राप्त कर लेगा। तो कानून व्यवस्था कैसी हो, राज व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, ये सब व्यक्ति के ऊपर छोड़ दे आप, तब हम कहते हैं कि एक व्यक्तिवादी दर्शन है, एक स्वतंत्रता से प्रेरक दर्शन है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है, वो है उदारवादी। उदारवादी कहते हैं आप किस धर्म को मानो कि जो आपको अच्छा लगे उसको मानो। आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो कि लोकतांत्रिक हो, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी व्यवस्था, कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है। तो ये व्यक्तिवादी होते हैं, स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले होते हैं, और व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं, व्यक्ति को भावनात्मक और पिछलघु और समाज और जाति और धर्मों का गुलाम नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मानते हैं, वो उदारवादी होते हैं। समष्टिवादी जो एक व्यक्ति की बजाय बहुत सारे व्यक्तियों के हितों पर बल देते हैं, वो समष्टिवादी होते हैं। फिर आगे समाजवादी। समाजवादी वो होते हैं जो ये कहते हैं कि जो संपत्ति है उसके ऊपर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वो भूखा नहीं सोना चाहिए। सब व्यक्तियों की बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा और मकान है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यानी समाज पहले है और व्यक्ति बाद में है। तो समाज में समस्त लोगों का कल्याण हो, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो, ये समाजवाद चाहता है। और अगर कोई दुखी है तो फिर समाज और राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसके दुखों को दूर करे, चाहे वो दुख आर्थिक हो, चाहे वो दुख सामाजिक हो, चाहे वो दुख राजनीतिक हो। और विशेष करके आर्थिक दुखों की चर्चा करते हैं, गरीबी की दूर करने की चर्चा करते हैं, वो समाजवादी होते हैं। फिर हम कहते हैं ये फिर सहकारी समाजवादी कौन से होते हैं। यहां सहकारी समाजवादी का तात्पर्य है कि हल्का फुल्का सा जो समाजवाद है, जो आपसी सहयोग से आ जाए, जहां क्रांति करने की आवश्यकता नहीं हो, तो बिना क्रांति के आराम से जब
सभी वर्गों का कल्याण होने लगता है, पूरे समाज का कल्याण होने लगता है, और स्वामित्व है जो पूंजी के ऊपर वो प्राइवेट की बजाय पब्लिक होने लगता है। एक तो होती है निजी पूंजी और एक होती है सार्वजनिक पूंजी। यानी पूंजी के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, चाहे वो नदियां हैं, पहाड़ हैं, हमारी सड़कें हैं, रेलवेज हैं, ये सबके लिए होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, न कि ये निजी। तो ये जो संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व है ये आराम से भी आ सकता है, सहकारिता से, कोऑपरेशन भी से भी आ सकता है। इसके लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रांति जरूरी है समाजवाद लाने के लिए, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का जो समाजवाद है वो सहकारी समाजवाद टाइप है। फिर अनिच्छुक लोकतंत्रवादी की तो व्यापक व्याख्या करेंगे कि लोकतंत्र को पसंद तो करते हैं लेकिन उसके अंदर क्या मिला देते हैं, कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी या इलिटिसिज्म बोलते हैं। अब आप कुलीन तंत्र एक सिंपल सा शब्द है, अरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र का तात्पर्य होता है शिक्षित व्यक्ति प्लस संपत्तिवान व्यक्ति, ये दो चीजें। यानी वो व्यक्ति जो शिक्षित हो, तार्किक हो, पढ़ा लिखा हो, संपत्तिवान हो, उसको अपन कुलीन बोलते हैं, उसको अपन अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कुलीन की कि कुलीन क्या होता है, वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, विवेकशील हो, तार्किक हो और संपत्तिशाली हो, उसको अपन कुलीन बोलते हैं। तो समाज का वो तबका जो हाई फाई सा होता है, पढ़ा लिखा होता है, संपत्तिवान होता है, अगर उनका राज आए तो हम कहते हैं कि वो कुलीन तंत्र है। इनकी आज चर्चा चलेगी इन सब की। तो मैंने अभी आपको इतना ही बताया कि ये सब कुछ ऐसा है, ये उपयोगितावादी है, उदारवादी है, समष्टिवादी है, सहकारी समाजवादी है, नारीवादी। ये नारीवादी कौन होते हैं ये बताते हैं। नारीवादी वो विचारक होते हैं जो नारी अधिकारों के ऊपर बल देते हैं और ये महिला और पुरुष की समानता की चर्चा करते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो उदारवादी नारीवादी है, यानी ये आर्थिक समानता की बजाय राजनीतिक समानता के ऊपर बल देते हैं, नागरिक समानता पर बल देते हैं कि संपत्ति का अधिकार पुरुषों को है तो महिलाओं को भी हो, नौकरी का अधिकार पुरुषों का तो महिलाओं को भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के लिए खुला है तो महिलाओं के लिए भी खुला हो, राजनीतिक पद पुरुषों के लिए तो महिलाओं के लिए भी हो, वोट का अधिकार पुरुषों को हो तो महिलाओं को भी हो। तो इनको हम बोलते हैं जो वे वोट का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, संघ है, नेतृत्व की जो क्षमताएं वो महिलाओं में भी होती है, तो उसको हम उदारवादी नारीवाद बोलते हैं। एक समाजवादी नारीवाद होता है जो राजनीतिक समानता की बजाय, वोट की बजाय रोटी को महत्वपूर्ण मानता है और वो आर्थिक समानता की चर्चा करता है। तो राजनीतिक समानता की जो चर्चा करता है वो उदार नारीवाद होता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो उदारवादी नारीवाद है। वैसे नारीवाद के समर्थक हैं जैसे कि मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट थी, उनकी भी आज चर्चा कर लेंगे। तो हमने कुछ बड़ी बड़ी चीजें सीखी जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। हैरियट टेलर की चर्चा की जिन्होंने उनका उपयोगितावाद बदल दिया, और किस रूप में हमें जॉन स्टुअर्ट मिल दिखाई देते हैं, हमने इसकी चर्चा की। तो अब एक एक करके अब जॉन स्टुअर्ट मिल इनकी बुक्स की चर्चा करते हैं और फिर इनके ये जो उदारवाद, उपयोगितावाद, समष्टिवाद, समाजवाद, इनकी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अभी कृतियों की चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तरतीब से इनकी चर्चा करते हैं। इनकी पहली पुस्तक आई 1843 में, सिस्टम ऑफ लॉजिक। कृतियां बुक्स कह लीजिए, इसमें लेख भी आ जाते हैं। मैंने कहा पहली पुस्तक आई इनकी 1843 में, सिस्टम ऑफ लॉजिक। हालांकि इसका संबंध लॉजिक से है और ज्ञान मीमांसा से, कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तर्क हम कैसे करते हैं, इसका सिस्टम क्या है। इसमें उन्होंने लोक का अनुभववाद लिया है, एम्पेरिसिज्म लिया है, कि जो ज्ञान मिलता है वो अनुभवों से मिलता है। देखिए और क्या लिया है, इसके अलावा इन्होंने ह्यूम का मनोविज्ञान लिया है, न्यूटन के गति संबंधी नियम लिए हैं, यानी विज्ञान शामिल किया है, तथ्य शामिल किए हैं, ह्यूम से साइको ली है। तो अपन ये कोई वैसी भले ही चर्चा कर ले, इतना कोई डीप मुद्दा नहीं है, ये साधारण सी चर्चा है, अगर पुस्तक याद रह जाए वही पर्याप्त है। पुस्तक का नाम है सिस्टम ऑफ लॉजिक।
कि तर्क का सिस्टम क्या है। तो तर्क का सिस्टम है कि तर्क हम तब सीखते हैं जब हम अनुभववाद करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, यानी ज्ञान हमें अनुभवों से प्राप्त होता है। तर्क हम तब अच्छे कर पाते हैं जब हम उन चीजों का अनुभव कर चुके हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा देख चुके हो। न्यूटन फिर जब जो नियम वैज्ञानिक होते हैं वो ज्यादा सार्थक होते हैं, जो ज्यादा तथ्यात्मक होते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं जेस मिल। फिर इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आई 1843 के बाद, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये आई 1848 1848, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए ऐसी हम 3 पुस्तकें करेंगे, ऐसी 2 पुस्तकें और एक रूसो की है। रूसो की पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो 3 पुस्तकें है पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखते ही और ये पुस्तक हो जाती है रूसो की। और जब हम यहां लिख देते हैं क्रिटिक, आलोचनात्मक, ये है राजनीति अर्थशास्त्र के नियम, ये है राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय, और ये है राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये बड़ी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, और ये आई थी 1859 में आई थी। तो ये हमने 3 पुस्तकें की। कई बार इन पुस्तकों को आप क्योंकि एक जैसी लगती है पॉलिटिकल इकोनॉमी, तब कई बार आपके सामने संकट आ सकता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी तो याद रह जाता है लेकिन शुरुआत के शब्द याद नहीं रहते। तब अगर आप इनको एक जगह लिख लेंगे ना, तब आपके लिए इनको याद करना क्या हो जाएगा, अत्यंत आसान हो जाएगा। तो इन तीनों को लिख लें आप, ये तीनों पुस्तकें एक जगह लिख लें ताकि आपको अब आसान हो जाए कि प्रिंसिपल्स किसने लिखी, इंट्रोडक्शन किसने लिखा और क्रिटिक किसने किया। खैर, अब अपन चर्चा करते हैं कि इस पुस्तक में क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक आई 1848 में। देखिए एक तो इसकी देखिए सन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल आया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स का और एंजल्स का। तो कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण करती है साम्यवादियों और समाजवादियों के लिए। कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसकी हम चर्चा तब व्यापक करेंगे जब अपन कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे। तो ये उसी साल आई 1848 में, जिस साल कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आपको साल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी साल आई थी जिस साल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मूलतः है अहस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थन करती है, बाजार स्वायत्तता का समर्थन करती है, निजी पूंजी का समर्थन करती है। तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसमें निजी पूंजी का समर्थन किया गया है। लेकिन इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जब तीसरा संस्करण आया 1868 के आसपास, तब उस संस्करण में जेएस मिल ने हल्के फुल्के समाजवाद का समर्थन किया, जिससे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे सहकारी समाजवाद। या अगर ये नहीं आप माने तो आप अपन ये कह दे, ऐसे सहकारी हल्के फुल्के समाजवाद को हम समष्टिवाद भी बोलते हैं। तो शुरुआत में जहां जेएस मिल है वो अहस्तक्षेपकारी राज्य के, निजी पूंजी के और व्यक्तिगत हितों के समर्थक थे,
अगले 20 साल में उनके विचार बदले और उन्होंने व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज की भलाई की चर्चा शुरू की। जो लोग गरीब थे, पिछड़े थे, उनकी भलाई की चर्चा भी शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों की भलाई के लिए संपत्ति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन जेएस मिल ने यह कहा कि जो इस समाज में असमानता है, इस समाज में जो शोषण है, इस समाज में जो भेदभाव है, उसका मूल कारण भूमि है, भूमि का असमान वितरण है। यह माना कि असमानता, शोषण और भेदभाव का मूल कारण है भूमि का असमान वितरण। तो क्या किया जाए? तो अगर आपको समष्टिवाद लाना है, सबका कल्याण करना है, तो इस भूमि का समान वितरण किया जाए, भूमि का समान वितरण। तो शोषण का मूल कारण है वो भूमि है, तो भूमि का समान वितरण किया जाए। सामंतों के पास जो भूमि है या जिन लोगों ने आवश्यकता से अधिक भूमि ले रखी है, उसको राज्य ले ले और उसको दूसरे लोगों में जिनको आवश्यकता है उनके अंदर बांट दे। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं 1868 के आसपास की, तो थोड़ा सा यह समझना होगा कि क्या 1868 में भूमि का असमान वितरण शोषण का मूल कारण था क्या? देखिए, 19वीं सदी तक आते आते ब्रिटेन में सामंतवाद चला गया था, अधिकांश चला गया था, और पूंजीवाद आ गया था, उद्योगवाद आ गया था। तो अब जो अर्थव्यवस्था थी 1868 तक आते आते अर्थव्यवस्था का जो रूप था वो सामंतवाद की बजाय पूंजीवादी हो गया था। अब भूमि और कृषि की बजाय उद्योग महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि सामंतवाद चला गया है। कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था आ गई है, जहां अधिकांश व्यक्ति हैं वो अब खेती नहीं करते बल्कि फैक्ट्रियों में मजदूर हैं। अब किसान नहीं है लोग, बल्कि मजदूर हैं लोग। अब जब अधिकांश लोग मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उद्योगवाद आ गया है, पूंजीवाद आ गया है, तो अब अपन खुद समझें कि असमानता और शोषण और भेदभाव का कारण है ये उद्योग है या खेती है, क्योंकि लोग तो खेती करते नहीं। अब अधिकांश किसान हैं वो गांवों को छोड़ के शहरों में चले गए हैं, अब वो खेती करते नहीं है, वो तो फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। तो फिर क्या वास्तव में असमानता और शोषण का कारण भूमि है क्या? नहीं है, क्योंकि भूमि अब महत्वपूर्ण पूंजी नहीं रह गई है, बल्कि महत्वपूर्ण पूंजी अब उद्योगों से पैदा होती है, उद्योग है। तो शोषण का मूल कारण भूमि नहीं है बल्कि उद्योग है। तो स्थिति सुधारने की जरूरत है। स्थिति सुधारनी है तो वो मजदूरों की सुधारनी होगी। तो जो टैक्स लगाने होंगे वो पूंजीपतियों पे लगाने होंगे, जबकि मिल उल्टी बात कह रहा है, मिल पीछे की बातें कर रहा है। देखिए, पूंजीवाद का विरोध नहीं करना चाह रहा, देखिए समानता भी लाना चाह रहा है, लेकिन सही बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि समानता लानी है तो अब आपको मजदूरों के हालात सुधारनी है, किसानों के नहीं। किसान तो बचे ही नहीं अब, क्योंकि कृषि अब मुख्य साधन नहीं है अर्थव्यवस्था का। अब सामंतवाद चला गया है, पूंजीवाद हावी हो गया, राज्य में उद्योग हावी हो गए हैं, मजदूर आ गए, पूंजीपति आ गए हैं। तो अब शोषण होता है वो सामंत के द्वारा किसान का नहीं, जमींदार के द्वारा किसान का नहीं, बस शोषण होता है पूंजीपति के द्वारा मजदूरों का। तो समानता लाने के लिए पूंजीपतियों की पूंजी में हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को, जबकि मिल कह रहा है कि हस्तक्षेप करना चाहिए भूमि को, भूमि ले लेनी चाहिए राज्य को और उसका समान वितरण करना चाहिए। तो अजीब सा विचार जेएस मिल जानबूझ के ऐसी बातें करता है, क्योंकि पूंजीवादी विचारक है। कार्ल मार्क्स सही बातें कर रहा है। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि पूंजीवाद चला गया, उसकी बजाय समाजवाद आ गया, तो इन पूंजीपतियों को मार के इनसे संपत्ति छीन लेनी चाहिए और मजदूरों में बांट देनी चाहिए, यह संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व हो जाना चाहिए। तो जबकि उल्टी जेएस मिल उल्टी बातें कर रहा है।
ये आज भी भूमि और सामंतवाद के साथ चिपका हुआ है, जबकि वो तो है ही नहीं। अब उसकी जगह तो व्यवस्था ही बदल गई, अर्थव्यवस्था का रूप ही नहीं आ गया है। तब बारकर ये कहता है कि जो इंग्लिश समाजवाद का जो प्रेरक है वो कार्ल मार्क्स नहीं है, बल्कि जेएस मिल है। बड़ी जोरदार बात है, इसकी ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, हमें सहकारी समाजवाद है, समष्टिवाद है जेएस मिल का। जेएस मिल वो पहला व्यक्ति है जो समर्थन करता है कल्याणकारी राज्य का। देखिए कि भूमि के मामले में हस्तक्षेप किया जाए और उसका वितरण किया जाए, तो कल्याणकारी राज्य के जो हमें प्रारंभिक विचार मिलते हैं कल्याण वेलफेयर स्टेट के, वो मिलते हैं जेएस मिल के विचारों में। बाद में इन विचारों को जो पूरा टॉप पे पहुंचाया था वो था टीएस ग्रीन। अब आप कहेंगे कि जेएस मिल एक तरफ तो उपयोगितावादी विचारक है, उपयोगितावादी विचारक है, वो तो रात्रि प्रहरी राज्य की चर्चा किया करते हैं। वो तो कहते हैं राज्य का एक ही काम है सुरक्षा करना, कल्याण करना कार्य नहीं है, उपयोगितावादी ये कहते हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जेएस मिल उपयोगितावादी होते हुए भी कल्याणकारी राज्य की चर्चा क्यों कर रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि जेएस मिल के विचार क्या किसी विचार के विचार स्थायी नहीं होते, समय अनुकूल उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जेएस मिल के जो प्रारंभिक विचार है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, वो तो अलग है। जब उसी पुस्तक का चौथा संस्करण आया, सुधार करके इसको जब चौथी बार छापा गया, प्रकाशित किया गया 1868 में, तब वो थोड़ा सा उदारवाद की बजाय समाजवाद की ओर झुक जाता है और रात्रि प्रहरी राज्य की बजाय थोड़ा वो कल्याणकारी राज्य की भी चर्चा करने लगता है। लेकिन मूल विचार तो यही है, उसके बाद में थोड़ा परिवर्तन आता है, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। खुद जेएस मिल कहता है कि मैं शुरू में लोकतंत्रवादी था, ज्यादा उदारवादी था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कम लोकतांत्रिक और कम उदारवादी हो गया हूं और ज्यादा समाजवादी हो गया हूं। यानी अब मैं व्यक्तिगत हितों की बजाय पूरे समूह के हितों की चर्चा करने लगा हूं, यह बोलता है जेएस मिल खुद। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि जेएस मिल भूमि को असमान वितरण का, जो भूमि का वितरण सही नहीं है, उसको शोषण का मूल कारण मानता है। तब बारकर एक बड़ी जोरदार बात कहता है कि इंग्लिश जो समाजवाद है, इंग्लिश समाजवाद, उसका जो मूल प्रेरक है वो कार्ल मार्क्स नहीं है, बल्कि उसका जो मूल प्रेरक है वो जेएस मिल है। हम कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। अभी बारकर की चर्चा करें। बारकर कह रहा है कि जो इंग्लिश समाजवाद है उसका प्रेरक मार्क्स नहीं है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि सबका प्रेरणा स्रोत मार्क्स रहा होगा। नहीं, बारकर कहता है इसका प्रेरणा स्रोत है मिल, जेएस मिल। अब फिर अपन चर्चा करते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। इंग्लिश समाजवाद है, इसको अपन फेबियनवाद बोलते हैं। जब आपने फाउंडेशन की शुरुआत में जो क्लासें देखी है, जिसमें आप बुक्स वगैरह बताएगी, उसके नीचे एक वीडियो है, उसमें फेबियनवाद समझाया गया है। शुरुआत की जो क्लासेज है, इंट्रोडक्टरी क्लासेज है, उनके अंदर तो आप उसको जरूर देखें। फेबियनवाद, उदारवाद, ये सब समझाए गए हैं शुरुआत में। फेबियनवाद 1884 में एक सोसाइटी स्थापित की गई लंदन में, फेबियन सोसाइटी। फेबियन कंकेटेटर इटली का एक सेनापति था, उसके नाम के ऊपर है। फेबियनवाद को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक क्रांतिकारी समाजवाद, एक लोकतांत्रिक समाजवाद। इस संपत्ति के ऊपर पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए, संपत्ति निजी नहीं होनी चाहिए। तो ये संपत्ति निजी संपत्ति को समाप्त कैसे किया जाए और उसके ऊपर सार्वजनिक स्वामित्व कैसे स्थापित किया जाए, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जिनके पास निजी संपत्ति उनको मार दिया जाए और उनकी संपत्ति छीन ली जाए, ये तो एक क्रांतिकारी तरीका जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स करता है। दूसरा तरीका है लोकतांत्रिक तरीका, कि आप ये जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, कल को अगर चुनाव हुए
तो इनकी सरकार बनेगी। ये सरकार फिर ऐसे नियम बनाएगी कि निजी संपत्ति को हतोत्साहित करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी, और फिर निजी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता जाएगा। तो ये धीमी गति का समाजवाद है जो फेबियनवाद है। इसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं कि समाजवाद क्रांतिकारी नहीं बल्कि धीमे धीमे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए। अब ये जो फेबियनवादी है, इनमें आमतौर पे हम दो लोगों की चर्चा करते हैं, ये पति पत्नी है, सिडनी वेव और ब्रिटिश वेव। इनके अलावा भी है, हम चर्चा करते हैं, लोस्की है, ग्राहम वालास है, अपने एनी बेसेंट आई थी वो है। खुद हमारे जवाहरलाल नेहरू का जो नेहरू का समाजवाद जिसको हम बोलते हैं वो खुद फेबियनवाद से प्रभावित है। लोकतांत्रिक समाजवाद है फेबियनवाद, इसको हम इंग्लैंड का समाजवाद, इंग्लिश समाजवाद भी बोलते हैं। अब ये जो फेबियनवादी भी है, ये भी कहते हैं कि शोषण का जो मूल कारण है वो भूमि है, तो इस भूमि को ले लिया जाए, जिनके पास ज्यादा भूमि है निजी संपत्ति के रूप में, और उसका वितरण किया जाए। तो देखिए, जैसी बातें जेएस मिल करता है वैसी ही बातें ये फेबियनवादी या इंग्लिश समाजवादी करते हैं। तो अब बताएं, बिल्कुल सही बात है। बारकर कह रहे हैं इंग्लिश समाजवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स नहीं है, जो कि मजदूरों के कल्याण की बात करता है, उद्योगों के ऊपर कब्जे की बात करता है, फैक्ट्रियों पे कब्जे की बात करता है, बल्कि जेएस मिल है जो भूमि के ऊपर कब्जे की बात करता है, भूमि के समान वितरण की बात करता है। तो हमने जेएस मिल कैसा समाजवादी है, एक हल्का फुल्का सा समाजवादी है, एक सहकारी टाइप का समाजवादी है, जो क्रांतिकारी समाजवादी नहीं है, उसका विरोधी है ये। चलिए, हमने जेएस मिल की दो ही कृतियां की है, सिस्टम ऑफ लॉजिक और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब कुछ और कृतियां करते हैं जेएस मिल की। एक पुस्तक है जेएस मिल की ऑन लिबर्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया, इसको एक महान ग्रंथ कहा जाता है, और ये पुस्तक आई थी 1859 में। फिर एक और पुस्तक आई, वो आई कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, या सीधा अपन बोले रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये आई 1861 में। फिर एक और मजेदार पुस्तक आई उपयोगितावाद के ऊपर, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद 1863 में। और फिर एक पुस्तक जो अंत में आई, वो पुस्तक थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये आई 1869 में। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन होता है गुलामी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन या दास्ता। और ये जो पुस्तक थी, इसमें जो सहयोगी लेखक थी वो हेलन टेलर थी, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की सौतेली बेटी थी। देखिए, हैरियट टेलर अलग है, हेलन टेलर अलग है। हैरियट टेलर तो पत्नी है, और हेलन टेलर उस हैरियट टेलर के पहले पति से पैदा हुई संतान है, हेलन टेलर। तो ये व्यापक रूप से चर्चा की जाने वाली पुस्तकें हैं। अब इनके ऊपर एक एक चर्चा शुरू करेंगे। ऑन लिबर्टी के अंदर स्वतंत्रता संबंधी विचार है, लिबर्टी स्वतंत्रता ही है। इसमें जो इसका जेम्स मिल का हानि का सिद्धांत है, इसको नाम अपन ही दे लेते हैं हानि का सिद्धांत। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है, बहुमत के अत्याचार का विरोध किया गया है, और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कैसे मिले, कम संख्या वालों को, इसकी चर्चा की गई है। यूटिलिटेरियनिज्म में
उपयोगितावाद में जो बेंथम का उपयोगितावाद है उसमें संशोधन किया गया है, और जो उपयोगितावाद की आलोचना की थी कार्लाइल जैसे लोगों ने, जिन्होंने कहा कि बेंथम का उपयोगितावाद सिर्फ भौतिकतावादी है इसलिए वो पिग फिलोसॉफी है, उसका जवाब दिया गया है और उपयोगितावाद को भौतिकतावाद के साथ साथ नैतिकता से भी संबंधित किया गया है। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में महिला अधिकारों की चर्चा की गई है, उदार नारीवादी तर्कों का विकास किया गया है। तो एक एक करके हम इन पुस्तकों की चर्चा करेंगे और इसमें जो व्यक्त विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले अपन ऑन लिबर्टी को उठाते हैं, स्वतंत्रता के ऊपर मिल के विचार क्या है। तो आप इसकी पुस्तकें हैं, इनको जरूर 4, 5, 6 पुस्तकें जितने भी आप रह जाएं जरूर याद रखें। सिस्टम ऑफ लॉजिक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ऑन लिबर्टी है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, यूटिलिटेरियनिज्म है और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है। आप जरूर देखिए, पुस्तकें आती हैं जेएस मिल की, तो आप हो सकता है कोशिश करें तरतीब से याद कर लें। अगर सन याद नहीं रख पाए लेकिन इतना याद रखें कि पहले कौन सी आई थी और बाद में कौन सी आई थी। अंत में सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आई थी, जिसमें सहयोग किया था उनकी सौतेली बेटी हेलन टेलर ने, क्योंकि तब तक जेएस मिल थोड़े बूढ़े हो गए थे। तो अब शुरुआत में अपन इस पुस्तक को लेते हैं, ऑन लिबर्टी को। यह पुस्तक आई थी 1859 में, ऑन लिबर्टी। ये लेख है मूलतः। ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार है। तो पहले अपन स्वतंत्रता संबंधी विचार देखते हैं। इसके जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, इसके लिए अपने को पहले बेंथम की चर्चा करनी पड़ेगी। यह नहीं है कि बेंथम के विचारों का विरोध है, क्योंकि बेंथम ने स्वतंत्रता पे कम चर्चा की है। जेएस मिल की तो मुख्य चर्चा ही स्वतंत्रता के ऊपर है। बेंथम कहता है कि लोग सुख चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते। यानी लोगों के लिए जो प्राथमिक चीज है वो सुख है, स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता सुखों की अनुगामिनी है। अगर स्वतंत्रता सुख बढ़ा रही है तो ठीक है, मान्य है। अगर वो सुख नहीं बढ़ा रही है तो वो स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। तो कुल मिला के सुख है वो साध्य है और स्वतंत्रता है वो साधन है। मैंने कहा था ऐसी ही बातें बाद में जाके और एक समकालीन विचारक है सैमुअल पी हंटिंगटन, वो भी कहते हैं कि स्वतंत्रता की बजाय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। और ऐसी ही चर्चाएं बेंथम बोलता है। बेंथम कहता है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते। तो लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते। और ऐसा ही बोलता है सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन तो समकालीन विचारक है, ये तो बहुत बाद में 200 साल 150 साल बाद ऐसी चर्चाएं कर रहा है। तो बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। जबकि जेएस मिल ये कहते हैं कि स्वतंत्रता अपने आप में साध्य है, ये किसी भी सुख का साधन नहीं है। सुख वही अच्छे होते हैं जो स्वतंत्रता को बढ़ाएं। तो स्वतंत्रता पहले है और सुख बाद में है। तो सुखों की नापतोल है वो स्वतंत्रता के पैमाने के ऊपर की जाए। वही सुख अच्छे हैं जो स्वतंत्रता बढ़ाएंगे। तो स्वतंत्रता पहले और सुख बाद में। तो उनके नजर में स्वतंत्रता जेएस मिल की नजर में साधन नहीं है बल्कि साध्य है। चलिए, अपने गुरु का इस मुद्दे पर विरोध कर दिया इन्होंने, स्वतंत्रता के मुद्दे के ऊपर। तो स्वतंत्रता साध्य है, स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए। अब आगे चलते हैं कि स्वतंत्रता साध्य है, तो स्वतंत्रता हो कैसी? तो मिल मूलतः नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता को अपन अबाध भी बोलते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता को अपन निर्बाध भी बोलते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता को अपने प्रतिबंध रहित
स्वतंत्रता बोलते हैं। यानी स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी फिर आगे चर्चा करते जाएंगे। जेस मिल बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तन व मन का स्वामी है। यह बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि कौन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तन और मन का स्वामी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी से भी अपने तन का कोई भी उपयोग कर सकता है। तन के उपयोग का तात्पर्य वो किसी से भी कांटेक्ट करके और शारीरिक श्रम को बेच सकता है अपने। यानी ये मजदूरों के लिए स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। मन का स्वामी है, इट मीन्स वो अपना बौद्धिक विकास करके कहीं भी पहुंच सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो विकास तन का हो, चाहे वो विकास मन का हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, क्योंकि दोनों विकास मिलेंगे तभी सर्वांगीण विकास होगा व्यक्ति का। तो प्रत्येक व्यक्ति तन और मन का स्वामी है। फिर आगे ये लिखते हैं कि स्वतंत्रता इतनी जरूरी चीज होती है कि जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी विकास के केंद्र उतने ही ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी आइडियाज उतने ही ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी लोगों की सोचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, तो विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो स्वतंत्रता है ये अत्यंत आवश्यक है विकास करने के लिए। आप विकास चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, जितने ज्यादा स्वतंत्रता होगी उतने ही ज्यादा आइडियाज आएंगे, उतने ज्यादा विचार आएंगे, और जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे, विचार आएंगे, विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो भांति भांति के जो विचार हैं उनको बढ़ावा मिले, इसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, ताकि नई नई चीजें प्रकट होकर सामने आए और उनके अकॉर्डिंग समाज में परिवर्तन किया जा सके। तो ये लिखते हैं और लिबर्टी। फिर ये कहते हैं कि इस स्वतंत्रता को खतरा किससे है। ये बड़ी जोरदार चीज है कि इस स्वतंत्रता को खतरा किससे है। स्वतंत्रता को खतरा, तो ये कहते हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। देखिए कि स्वतंत्रता को खतरा होता है लोकतंत्र में, और स्वतंत्रता को खतरा होता है बहुमत से या बहुसंख्यकवाद से। इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। बहुसंख्यकवाद से खतरा होता है। आप कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता उल्टी की ज्यादा होती है, लोकतंत्र में तो स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जबकि जेस मिल उल्टा बोल रहा है कि लोकतंत्र में तो स्वतंत्रता को खतरा हो जाता है। कैसे? वो कहते हैं जब व्यवस्था तानाशाही होती है तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर सचेत रहता है और हमेशा इस मुद्दे के ऊपर सोचता रहता है कि इस तानाशाह ने मेरी स्वतंत्रता कम कर दी है। तो वो प्रयास करता है कि कोई उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर पाए, इसलिए वो तानाशाही का विरोध करता है, और जैसे यदि व्यवस्था बदलती है वो संपूर्ण स्वतंत्रताएं ले लेता है। तो तानाशाही लोगों को उनकी स्वतंत्रता के प्रति सचेत रखती है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो अब हमारी व्यवस्था आ गई, अब हमारा खुद का राज आ गया, जनता का राज आ गया। क्योंकि अब राज हमारा है तो अब इस स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन होता क्या है, यही लोकतांत्रिक सरकारें कब हमारे स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगती है हम पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोकतंत्र के आते ही और बिल्कुल सुप्त प्राय हो जाते हैं। हम सोचते नहीं अपनी स्वतंत्रता के बारे में कि कोई स्वतंत्रता छीन भी रहा है क्या, क्योंकि हम तो निश्चिंत हो गए हैं कि अब लोकतंत्र आ गया, अब स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। तो अगर आपको लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो निरंतर रूप से आपको सचेत रहना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये परंपराएं, सरकारी नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार के कानून आपको बड़े ध्यान से देखने होंगे कि कहीं आपकी स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रहे। अगर हनन कर रहे हैं तो आप इनका विरोध कीजिए। लोकतंत्र आने के बाद आप निर्लिप्त मत हो जाइए, आप निरपेक्ष मत हो जाइए सरकार से,
कि अब तो सरकार हमारी है, कोई खतरा नहीं है। नहीं, लोकतांत्रिक सरकारों में तो सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ऐसे समय में लोग जागरूक नहीं होते। तो आप निरंतर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामाजिक नियमों से, परंपराओं से, रूढ़ियों से, इनसे जागरूक रहिए आप। ये कब आपके ऊपर परंपराएं, रूढ़ियां, धर्म थोप दिए जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और आपकी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। देखिए, एक स्वतंत्रता है, धर्म की आलोचना की भी स्वतंत्रता होती है कि आप अपने धर्म में कुछ कमियां उनको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान देश की जो स्थिति है, आज हम चर्चा करें तो कुछ ऐसे लोगों को जो धर्म में सुधार की चर्चा कर रहे थे, पोंगापंथी के विरोध में चर्चा कर रहे थे, चाहे वो दाभोलकर थे महाराष्ट्र के, उनको गोली मार दी गई। तो क्या ये लोकतंत्र है? ना, लोकतंत्र में कई बार तो लोगों को विचार अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया जाता है, और हम कहते हैं ठीक किया, मार दिया। तो कैसे ठीक किया? एक स्वतंत्र विचार आ रहा था, हो सकता है वो पता नहीं कितना अच्छा विचार था, लेकिन उसके गोली मार दी गई। तो लोकतंत्र में हमें निरंतर जागरूक रहना होगा अपनी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए, ये कहना है जे.एस. मिल का। क्योंकि इसमें लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खतरा होता है स्वतंत्रता के हनन का, क्योंकि हम सो जाते हैं। और स्वतंत्रता को खतरा होता है बहुमतवाद से या बहुसंख्यकवाद से। अब खतरा कैसे होता है? क्योंकि बहुमत क्या करता है, अपने संख्या बल के आधार के ऊपर अल्पमत को दबा देता है। तो हो सकता है कई अच्छी स्वतंत्रताएं जिनको अल्पसंख्यकों के यहां से आती है, अच्छे विचार आते होंगे। तो ये बहुमतवाद है, यानी बहुसंख्यक लोग एक तरफ हो जाते हैं और स्वतंत्रता का गला घोंट देते हैं। तो स्वतंत्रता को एक खतरा बहुमतवाद से भी होता है, बहुसंख्यक हितों से भी होता है। तब ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के साथ एक संकट है, जैसे कि डी टोकविले कहता है। देखिए, डी टोकविले को आप बहुत बार पढ़ते हैं, इनकी बड़ी फेमस बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। डी टोकविले मूलतः है विचारक तो हैं फ्रांस के, फ्रांस के रहने वाले हैं, लेकिन ये फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक हैं तथा अमेरिकी लोकतंत्र के समर्थक हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में एक ही कमी है कि डी टोकविले की बड़ी फेमस शब्दावली है बहुमत की तानाशाही। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटिज्म आ जाता है इसमें। बहुमत अपनी हर बात को थोप देता है लोकतंत्र में अल्पसंख्यक मत के ऊपर, क्योंकि ये जो लोकतंत्र होता है इसमें बुद्धि नहीं गिनी जाती, सिर गिने जाते हैं। जिसकी ज्यादा संख्या में वोट होते हैं उसी की सरकार बनती है, उसी के पक्ष में नीतियां बनती है, उसी के पक्ष में योजनाएं बनती है। तो इसे बोलते हैं हम बहुमत की तानाशाही या बहुमत का आतंक। और ये बहुमत का जो आतंक होता है ये अल्पसंख्यक आवाजों को दबा देता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन करता है। इसलिए स्वतंत्रता को जो खतरा बताया जे.एस. मिल ने, वो लोकतंत्र में ज्यादा बताया है, और लोकतंत्र की कमी होती है कि बहुमत की तानाशाही चलती है। तो ये है खतरा स्वतंत्रताओं के ऊपर। अब हमने देखा कि बड़ा महत्वपूर्ण विचार रखता है लिबर्टी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, और ये कहता है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी की रोटी जरूरी है, यानी एसेंशियल चीज है, प्राथमिक चीज है। यानी भोजन और वस्त्र के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है स्वतंत्रता। आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ लिबर्टी करते हैं कि स्वतंत्रता के जे.एस. मिल ने प्रकार कितने बताए हैं। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है डी टोकविले को लेके कि किसने बहुमत की तानाशाही की चर्चा की लोकतंत्र के अंदर। जे.एस. मिल कैसी स्वतंत्रता का समर्थक है? किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तन और मन का स्वामी है? ऐसे कुछ कोटेशन आ सकती है, बहुत आती है तन और मन के स्वामी वाली कोटेशन। तो अब अपन करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। जे.एस. मिल ने बहुत सारी स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है। अधिकांश पुस्तकों में 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी होती है, कईयों में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी है। तो देखिए, बहुत सारे प्रकार की स्वतंत्रताओं में आज हम सिर्फ 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा जे.एस. मिल करता है। टाइप्स ऑफ लिबर्टी। एक है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता, और तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता।
संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। चलिए इसके ऊपर हम व्यापक विचार करेंगे कि वो मिल का सबसे ज्यादा जोर है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर है। बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। फिर है कार्य की स्वतंत्रता। जेस मिल बोलता है कि जितने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी होती है उतनी जरूरी होती है कार्य की स्वतंत्रता। लेकिन जेस मिल कार्यों को दो भागों में बांट देते हैं। पहले इसको समाप्त कर देते हैं। एक होता है सविषयक कार्य और एक होते हैं परविषयक कार्य। एक आत्मपरक होते हैं और एक दूसरों से संबंधित होते हैं, यानी एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक कार्य। ये वो कार्य हैं जिनका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति के ऊपर, खुद के ऊपर पड़ता है, और परविषयक कार्य वो होते हैं जिनका प्रभाव औरों के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर आप व्यक्तिगत कार्य हैं तो व्यक्तिगत कार्यों में जो आपकी स्वतंत्रता है वो निर्बाध है। ऐसे कार्य जिनका परिणाम सिर्फ आपको भुगतना है उसमें आपको उस कार्य करने की पूरी छूट है। जैसे थोड़ी चर्चा करें कैसे कार्य। अगर आप तेज आवाज में संगीत सुनना चाह रहे हैं तो आप अपना कमरा बंद कीजिए और सुनिए। अगर आप बस में बैठे हैं तो आप बिल्कुल अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और खूब तेज आवाज में आप सुनिए। चाहे अगर आप अपने घर में, अपने कमरे में बंद होकर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं आप, तो ये एक सविषयक कार्य है और इसमें आपको पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि मैंने कार्य कुछ नकारात्मक गिना दिए, लेकिन कोई भी कार्य हो सकता है जिसका रिजल्ट सिर्फ आपको भुगतना होगा, जिसके परिणाम सिर्फ आपको भुगतने होते हैं। दूसरे ऐसे कार्य होते हैं जो परविषयक होते हैं। इसके रिजल्ट आप करते हैं, आप तो भुगते हैं, दूसरे भी भुगतते हैं। अब आपके घर में ये कहते हैं कि सत्संग है, अच्छा, अब आपको सत्संग का आनंद लेना है, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर 4 वो लड्डू से लगा देते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा देते हैं और पूरे गांव को नहीं सोने देते, पूरे मोहल्ले को नहीं सोने देते आप। तो अब ये आपका सविषयक कार्य नहीं है, बल्कि अब ये कार्य परविषयक हो गया है। अब आपके कार्यों के जो परिणाम है वो दूसरे भी भुगत रहे हैं। तो ये परविषयक कार्य है, ये निर्बाध नहीं हो सकते, वरना आप दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आप अपने कमरे में बंद होकर सिगरेट पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थलों के ऊपर सिगरेट पीते हैं तो उससे दूसरे लोग पैस स्मोकिंग करते हैं, उनके फेफड़ों में भी धुआं जाता है, तब आपकी कार्य स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो जेस मिल का जो परविषयक कार्य है उसमें यह कहना है कि आपको अपनी लाठी घुमाने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन लाठी घुमाने की जो रेंज है वो स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि वो दूसरे के नाक को छूनी नहीं चाहिए। जैसे ही आपकी लाठी घुमाने की स्वतंत्रता ने दूसरे की नाक छू ली, यानी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर दिया, वहीं आपकी स्वतंत्रता उस हद तक रोक दी जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कई बार हमारे खुद के शब्दों में कि यह है हानि का सिद्धांत, कि अगर आपकी स्वतंत्रता की वजह से औरों की स्वतंत्रता में बाधा पैदा हो रही है तब आपकी स्वतंत्रता रोकी जाएगी। तो ये हानि का सिद्धांत बोलते हैं, जो परविषयक कार्यों से संबंधित होता है। दूसरों की जहां हानि होगी आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाएगी, आपकी स्वतंत्रता यहां निर्बाध नहीं है। चलिए, तो हमने कार्य स्वतंत्रता में देखे कि सविषयक और परविषयक कार्य है, ये किसने बांटे हैं। हानि का सिद्धांत परविषयक कार्यों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ये हमारे यहां भी संविधान का जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद 19(1)(c) है, उसमें हमें समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो जो हम राजनीतिक दल बनाते हैं, जो हम एनजीओज बनाते हैं, हालांकि एनजीओज नहीं है हमारे 19(1)(c) में, लेकिन मैंने बताया संघ क्या होते हैं, दबाव समूह बनाते हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी समितियां हैं, या फिर राजनीतिक दल है और दबाव समूह है। चलिए राजनीति की चर्चा करें तो दो की चर्चा जरूर करें, राजनीतिक दल और दबाव समूह। ये किसानों के जो समूह होते हैं जो किसानों की मांगे उठाते हैं,
शिक्षकों के समूह होते हैं, वो शिक्षकों की मांगे उठाते हैं, तो शिक्षकों के दबाव समूह होते हैं, स्त्रियों के दबाव समूह होते हैं, मजदूरों के दबाव समूह होते हैं, डॉक्टरों के दबाव समूह होते हैं, और राजनीतिक दल को आप जानते हैं, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह जो ये राजनीतिक दल है। तो संघ में दबाव समूह भी आते हैं और राजनीतिक दल भी आते हैं। तो जेएस मिल कहता है कि संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति क्या करेंगे, संघ और समुदाय बनाएंगे तब वो सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। क्योंकि अगर आप राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो आप फिर अपने घरेलू दायरा है उसको छोड़ते हैं और सार्वजनिक दायरे में प्रवेश करते हैं। फिर आप सिर्फ घर के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आप सबके बारे में सोचते हैं, विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसान हैं और आप भारतीय किसान यूनियन से संबंधित हो गए हैं, भाकियू से संबंधित हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब तक आप काम करते आए थे अपने खेत और अपने घर का, इतना ही काम देखा करते थे। अब आप चूंकि भाकियू नामक दबाव समूह से संबंधित हो गए हैं, तो जैसे ही इस भाकियू की कोई मीटिंग होगी गांव में, कहीं कोई आंदोलन होगा, तो आप उस खेत उस घर को छोड़ के उस आंदोलन में भाग लेंगे, वहां विभिन्न नए नए विचारों को जानेंगे और सब किसानों का हित कैसे हो सकता है इस संदर्भ में आप विचार करेंगे। तब आपका विकास पहले से ज्यादा होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उसका सोचने का दायरा, उसका कार्य करने का दायरा ज्यादा व्यापक हो। अब हम चर्चा करते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है जेएस मिल ने, और जेएस मिल का कहना है कि ये वाली स्वतंत्रता तो अबाध होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपका लेखन भी आ गया। चलिए, जेएस मिल कहता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जेएस मिल कहता है कि जितने ज्यादा विचार आएंगे किसी भी समाज का विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो कभी भी विचारों का गला घोटना नहीं चाहिए, कभी विचार और अभिव्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर आप विचार और अभिव्यक्ति का गला घोंटते हैं, जेएस मिल कहते हैं, तब आप वर्तमान व भावी पीढ़ियों का अहित कर रहे हैं। इसलिए अगर आप वर्तमान और भावी पीढ़ियों का कल्याण चाहते हैं तो आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निर्बाध स्वतंत्रता दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति है वो खुलकर अपने विचार प्रकट कर सके। जेएस मिल कहता है, बड़ी मजेदार चर्चाएं हैं कि जिस समाज में सनकीपन, तिरस्कार व मजाक के भाव नहीं होते, वो समाज कभी भी अच्छा समाज नहीं होता। जैसे कई बार अपने यहां किसी एक नेता के कार्टून बना दिए जाते हैं, उनका मजाक बना दिया जाता है, नेता का तिरस्कार किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। कई बार ऐसा धर्मगुरुओं के साथ भी होता है। तो बहुसंख्यक लोग उस कार्टूनिस्ट को, उस आलोचक को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो जेएस मिल कहता है कि ऐसे समाज कभी भी प्रोग्रेस नहीं करते। ऐसे समाज में भावी पीढ़ियों में के हाथ सिर्फ परंपराएं और आडंबर आते हैं, पोंगापंथी आती है। मैं आप खुद का उदाहरण दूं, आजकल एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी अंदर बैठे, चंडीगढ़ में पकड़े गए थे। अगर कोई उन बाबा जी, वो बाबा जी बड़ी ड्रेसें बदलते थे भारी भारी, बाद में मर्डर के अंदर और यौन शोषण के अंदर वो अंदर है। देखिए, जब वो बाहर थे तब भी सारे आरोप उनके ऊपर ये लगे हुए थे। और मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज कोर्ट से प्रूव हो जाती है तभी वो फाइनल प्रूव होती है। उससे पहले अधिकांश लोगों को ये लगभग पता था कि बाबा जी का नैतिक चरित्र कैसा है। बाद में कोर्ट ने प्रूव कर दिया उसको कि बुरा है। उस समय मैंने भी ऐसी एक मांग उठाई भी, बाबा जी ना गलत है,
तो मैंने उनके कुछ जो चेले चमटे थे उनके सामने ये आवाज उठाई कि ये गलत प्रथाएं हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतने पोंगापंथी में उलझे हुए हैं, इतने वो रूढ़िवादी हैं कि उन्होंने मेरा भारी विरोध किया। ये नहीं कि उन्होंने मार पिटाई नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मेरे घर का घेराव किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आपको तथ्यों का नहीं पता, बाबा जी तो देवता हैं, ये तो महान है। बाद में जब जेल चले गए तो मैंने उनसे कहा भाई जी अब तो बाबा जी जेल चले गए, अब तो मान लो यार, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि बाबा जी दुष्कर्मी है, तब भी नहीं माने। बोले ये तो भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ था। तो देखिए बाबा जी भगवान कृष्ण के तुल्य हो गए हैं, जो पूरी मानवता का प्रेम करने वाला व्यक्ति है। जो तो पैदा जेल में हुआ था वो बाद में यौन शोषण में जेल नहीं गया था। तो देखिए बड़े ना कुतार्किक व्यक्ति होते हैं। तो आप अगर किसी का भी, जिस समाज में ऐसे नेताओं की, ऐसे धर्मगुरुओं की और ऐसे चरित्रों की अगर सनकीपन, तिरस्कार और मजाक की आदत नहीं होगी तो वो समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के सनकी व्यक्ति को भी बोलने का हक होना चाहिए। तो विचार और अभिव्यक्ति को लेके बड़ी जोरदार बात कहता है जे.एस. मिल। मिल कहता है कि एक तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसा विचार है कि वो पूरी मानवता को चुप करवा सकता है अगर उसके पास अच्छा विचार है। तो एक तरफ 99 आदमी है, एक तरफ एक आदमी है। तो वो एक व्यक्ति अपने सॉलिड विचार से बाकी 99 को चुप करा सकता है। लेकिन अगर बाकी 99 जिनके पास कोई अच्छा विचार नहीं है, उस एक व्यक्ति के विचार का गला नहीं घोट सकते। तो प्रत्येक व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति सनकी हो चाहे पागल हो, उसको बोलने देना चाहिए। तो मिल ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास अगर मजबूत विचार है तो वो बहुसंख्यक को चुप करवा सकता है। तो कुल मिला के यहां जो जे.एस. मिल का कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति के ऊपर जो सबसे ज्यादा संकट आता है वो बहुसंख्यकवाद की वजह से आता है। ये बहुसंख्यकवाद है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं एक दिन एक बट्ठलिए से मुंह वाले बाबा जी थे, वैसे ही सुन रहा था उनको। बड़े ना वो बड़े बड़े से बाल रखते हैं, अजीब से, पता नहीं थोथी बातें करते रहते हैं। अब उनके भक्त होंगे, वो पहचान लेंगे उनको, बड़ा सा तिलक लगा के और इतना बड़ा चेहरा उनका। एक लड़की खड़ी हुई कि बाबा जी मेरे से एक सवाल पूछना है मुझे आपसे। तो वो हाँ पूछ बेटी। कि बाबा जी ये जो हम कुछ ऐसे त्योहारों के ऊपर, हिंदू धर्म के त्योहारों के ऊपर दूध का इनका अभिषेक करते हुए और उनका हम इस सामग्री को नाली में बहा देते हैं, क्योंकि वो लड़की एक पीके फिल्म देख के आई होगी तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ होगा, या आमिर खान वाली, जिसमें आमिर खान आलोचना करता है कि शिवलिंग के ऊपर जो दूध डाला जाता है वो बाद में नाली में जाता है। और है भी सही, ऐसा ही होता है। बजाय इसके ऐसा किया जाए कि उस दूध को फिर बच्चों को पिलाया जाए। तो यो उस बच्ची ने ऐसा पूछ लिया कि यहां जिस देश में करोड़ों बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिनकी दूध की व्यवस्था नहीं है, फलों की व्यवस्था नहीं है, वहां मंदिरों में चढ़ाने के बजाय अगर उनको दिया जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बाबा जी ने पता नहीं संस्कृत में क्या कहा जिसका इस पूरे उत्तर से कोई संबंध नहीं है। 100 के 100% लोगों के समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने संस्कृत में कहा क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया। पर मुझे इतना तो थोड़ा सा पता चल गया कि इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर नहीं है। उन्होंने कोई ऋग्वेद का पता नहीं कौन से का टिपिकल सा श्लोक बोला, ये धरती हमारी माता है, पता नहीं क्या क्या बोल गए उसमें, और फिर सारी जनता ने ताली बजाई और उस लड़की की ओर आंख निकालने लगी। अच्छा, वो जो बहुसंख्यक जनता जो ताली बजा रही थी उस लड़की की थू थू कर रही थी, वो पोंगापंथी की थी। तो बहुसंख्यकवाद होते हैं वो परंपराओं में उलझे होते हैं, बहुसंख्यक लोग रूढ़ियों में उलझे होते हैं, और अधिकांश लोग कुतार्किक होते हैं, तर्क करना ही नहीं चाहते। तो ये जो विचार और अभिव्यक्ति को जो खतरा आता है, जे.एस. मिल कहता है ये बहुसंख्यकवाद से आता है। ये लोग हैं जो गला घोटते हैं। अपने देश में भी ऐसी चर्चाएं चलती है। कोई भी कोई और बात बोलता है जो वर्तमान सत्ताधीशों को पसंद नहीं होती, तो फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, ये फला है, ये कह के उनके हमले किए जाते हैं। कई लोगों तो गौरी लंकेश को है, इन सबको तो मार दिया गया। ऐसा ही एक दिन मार दिया गया दयानंद सरस्वती को। ऐसी एक स्वतंत्र आवाज गांधी की थी।
तो ये जो गला घोटना है ये बहुसंख्यकवाद करता है ऐसा काम। तो स्वतंत्रता को, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी को जो खतरा होता है वो बहुसंख्यकवाद से होता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, जैसे सुकरात को भी जहर का प्याला दिया गया, तब क्रेटो आया कि देख सुकरात अपन दोस्त तो हैं, लेकिन जो फैसला हुआ है वो जन दबाव में हुआ है, और हम सारे के सारे जो फैसला करने वाले थे कि सुकरात को जहर का प्याला दिया जाए क्योंकि इसके विचारों से युवा भटक रहे हैं, तो मैं भी उनमें शामिल था। तो जब बहुसंख्यकवाद है वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता, जो कह देता है वैसे कर देते हैं। तो जो कोई स्वतंत्र आवाज निकालने की कोशिश करता है, अच्छी बातें करने की कोशिश करता है, सुधार की बातें की कोशिश करना है, तो ये कहते हैं तो पागल है, ये तो सनकी है। ऐसा कभी दयानंद के लिए कहा गया, ऐसा ईसा मसीह के लिए कहा गया, ऐसा सुकरात के लिए कहा गया, ऐसा गांधी के लिए कहा गया जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। तो ये खतरा है बहुसंख्यकवाद का खतरा, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी को। तो वर्तमान और भावी पीढ़ियों वाला ये जो कोटेशन है, सनकीपन, तिरस्कार और मजाक के भाव नहीं होते, अच्छा समाज नहीं होता, ये वाली कोटेशन है। एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को अगर अच्छा विचार चुप करा सकता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति मिलके भी और कूतर्क करके एक तार्किक व्यक्ति को चुप नहीं करवा सकते। इतनी जरूरी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जे.एस. मिल की नजर में। आगे बढ़ते हैं कि हमें क्यों आवश्यकता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसके ऊपर कई बार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझ आधारित आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अपन देखिए क्यों जरूरी है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला तर्क, सत्य अंतिम नहीं होता, यानी कोई सत्य के लिए आप ये नहीं कह सकते ये तो अंतिम सत्य है। सत्य की निरंतर खोज आवश्यक होती है, और सत्य की निरंतर खोज तभी होगी जब आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी, तब नए नए सत्य खोजे जाएंगे, ज्ञान के नए नए रूप खोजे जाएंगे। ऐसे तो फिर प्लेटो ने कह ही दिया था कि दार्शनिक राजा का राज्य सबसे उत्तम होता है, तो फिर वही मानते रहते आज तक, नए विचारों की क्या आवश्यकता थी, वो सत्य था ना। लेकिन जस्ट उसके आगे उसी का चेला कहता है नहीं, दार्शनिक राजा का राज अच्छा नहीं होता। अगर आप व्यक्ति को राज करने देते हैं, अरस्तु कहता है, तो पशुओं का राज है, कानून का राज अच्छा होता है जहां ईश्वर राज करता है। तो वो व्यक्ति के राज को पशुओं का राज बता देता है, जबकि प्लेटो व्यक्ति के राज को देवता का राज बताते हैं। तो बदल दिया, थोड़े समय बाद ही सत्य बदल गया। उसके बाद देखिए कितने परिवर्तन हुए हैं इस सत्य के अंदर। आज तक हम खोज रहे हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये तभी खोज पाएंगे जब हम लिखने की, पढ़ने की, विचार और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होगी, ये तभी कर पाएंगे। तो सत्य कभी अंतिम नहीं होता, सत्य की निरंतर खोज जरूरी है, इसके लिए विचार और अभिव्यक्ति भी जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, सत्य कब प्रकट होता है? परस्पर विरोधी विचार जब प्रकट होंगे। किसी ने एक विचार प्रकट किया, वो बोला ये विचार सत्य है, फिर दूसरा आया, उसने दूसरा विचार प्रकट किया, फिर अब क्या होगा, उन विचारों में द्वंद्व होगा, और इस द्वंद्व के बाद जो असत्य होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, और सत्य बिल्कुल प्योर सोना होके ऊपर आ जाएगा। तो प्योर सोने का पता तब चलता है जब बराबर में लोहा वगैरह रखा जाए, तो आपसी कंपटीशन होगा, तो सोना होगा तो अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो अगर सत्य है वो कोई निरपेक्ष चीज नहीं होती, बल्कि सत्य सापेक्ष होता है, आपसी टकराहट से ही पता चलता है, तब अपने आप अंतिम सत्य बाहर आ जाएगा। अगर आपने एक ही विचार प्रकट करने दिया तो क्या पता वो अच्छा है या बुरा है, तो परस्पर विरोधी विचारों की टकराहट होनी चाहिए, तब अंतिम सत्य का पता चलेगा, और जो अच्छा सत्य है वो अपने आप ही टकराहट के बाद ऊपर आ जाएगा। अब मैं कहूं कि मैं ना बहुत ही अच्छा शिक्षक हूं, अच्छा कैसे, ये तो निरपेक्ष बात हो गई। हाँ, मैं अच्छा शिक्षक हूं इसका पता तब चलेगा जब अन्य विभिन्न शिक्षकों के साथ मेरे पढ़ाने की तुलना होगी और टकराहट होगी, तब मैं पता चलूंगा। अच्छा होगा तो मैं जीत के ऊपर आ जाऊंगा, अगर बुरा होगा तो समाप्त हो जाऊंगा। तो सत्य परस्पर विरोधी विचारों की टकराहट से पैदा होता है। नंबर 3 है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सनकी हो, वो चुप नहीं करवाना चाहिए। यानी विचारों का क्या नहीं घोटे, विचारों का गला नहीं घोटे। क्योंकि अगर हमने किसी विचार का गला घोट दिया,
किसी को भी ये कह कि तू सनकी है, तू पागल है, तू चुप हो जा, तेरी बातें वर्तमान समाज में ठीक नहीं बैठती, तो उसको आपने चुप करवा दिया, तो हो सकता है पता नहीं उसकी बातों में क्या था, अब उसके उन बातों से हम वंचित हो गए, भावी पीढ़ियां वंचित हो गई, पता नहीं इस समाज का कितना बड़ा कल्याण होने वाला था। देखिए आमतौर के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति आता है तो जनता उसके साथ करती क्या, नए विचारों को जनता कैसे करती है। एक व्यक्ति ने एक नाव बनाई और नाव बना के उसने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया कि आप देखेंगे कि लकड़ी का ये जो मैंने एक ये नाव तैयार की है, ये तैरेगी पानी के अंदर। लोगों ने आज तक ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी, तो लोग क्या तैर ली, पानी में कोई चीज तैरी है क्या, हमने कल लोहा डाला था थोड़ा सा, वही डूब गया, तो इतनी बड़ी नाव लाए तो पक्की डूबेगी। वो कहे चलो देखते हैं, तो देखते हैं, तो सारे लोग ये देखने के लिए इकट्ठे हुए थे ये तो पक्का ही डूबेगी, तो अपन मजाक बनाते हैं इसका, तो वो मजाक बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो जब उसने कहा कि चलो अब नाव जाएगी, तो सारों ने ताली बजाई कि नाव तब तैरेगी नहीं, नाव तो अब डूबेगी। तो देखिए वो नाव तैरी, तो पहले तैरी तो सारे लोग चुप हो गए, फिर बोले कि नहीं नहीं ज्यादा लंबे समय नहीं चल, थोड़ा सा आगे जाके डूब जाएगी, फिर वो आगे भी चली गई। तो देखिए अंत में उसको स्वीकार कर लिया। तो शुरू में किसी भी व्यक्ति को, शुरुआत में जिसने नाव बनाई थी उसको सनकी और पागल कहा गया था कि ऐसी कोई चीज बनी नहीं जो पानी पे तैर सके। मैं पानी में उतरा था, मैं तो पानी में डूब गया था, तो ये इतना लकड़ी का इतना बड़ा जो ढांचा ये कैसे तैर लेगा। तो देखिए तैरी ना, तो विचारों का गला घोंटते हैं ये बहुसंख्यक लोग होते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, देखिए ईसा मसीह से 400 साल पहले, लगभग 400 मान लो, सुकरात को मारा गया जहर का प्याला देके। फिर ईसा मसीह को का गला घोटा गया, सलीब के ऊपर चढ़ा के। अपने यहां दयानंद सरस्वती को मारा गया संख्या देके। थोड़े समय पहले महाराष्ट्र में दाभोलकर को मारा गया, 2-3 साल पहले दाभोलकर को। देखिए सुकरात अगर जिंदा होता तो सुकरात ने हमें एक पद्धति बताई, द्वंद्वात्मक पद्धति। सुकरात ने हमें आत्म तत्व के बारे में बताया, सुकरात ने हमें सद्गुणों के बारे में बताया। अगर सुकरात को नहीं मारा जाता तो पता नहीं उसके विचारों से और क्या नई नई चीजें पैदा होती। ईसा मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया, और जब ईसा मसीह को सलीब पे चढ़ाया जा रहा था तो अधिकांश जनता ताली बजाने के लिए, मजे देखने के लिए इकट्ठी हुई थी, विरोध करने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी। लेकिन बाद में देखिए ईसा मसीह का कैसा प्रसार हुआ। अगर वो जिंदा रहते तो पता नहीं और कितने विचार वो प्रकट करते। दयानंद सरस्वती को सनातन और ब्राह्मणवादी तत्वों ने क्या किया, देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग अलग होता है। ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है, जो ज्ञानवान है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणवादी वो होता है जो पोंगापंथी ढोंग और रूढ़िवादिता को मानता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है वैसा व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जो पोंगापंथी में उलझा रहता है, बहुदेववाद में उलझा रहता है, ढोंगों में उलझा रहता है, अंधविश्वासों में उलझा रहता है, वो ब्राह्मणवादी होता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। तो इस दयानंद सरस्वती को उन पोंगापंथियों ने उसके रसोइये को दे के पैसा, लालच और संख्या पिला दिया, तो दयानंद सरस्वती की मौत हो गई। अगर दयानंद सरस्वती जिंदा रहते तो पता नहीं कितने और विचार प्रकट करते। दयानंद सरस्वती ने हरियाणा और पंजाब में शिक्षा का पूरा ढांचा ही बदल दिया। आर्य समाजियों ने इतनी ज्यादा संस्थाएं खड़ी की डीएवी के नाम से, दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से। मैं खुद एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, श्री गंगानगर में। तो देखिए मैं ये कहूं कि हमारी शिक्षा में मूल योगदान दयानंद सरस्वती का था। तो दयानंद सरस्वती जो लाहौर क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में और हरियाणा में कर पाए, नॉर्थ राजस्थान में कर पाए, कितना बड़ा धर्म सुधार कर पाए, बहुदेववाद के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, पोंगापंथी के खिलाफ, ढोंगों के खिलाफ, महिला असमानता के खिलाफ, दलितों की समानता के लिए कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया। अगर ये जिंदा रहते तो और कितना कार्य करते। और डीएवी के स्कूल की कितनी बड़ी श्रृंखलाएं सारे देश में खुल जाती, कितने लोग शिक्षित होते, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां शिक्षित होती, लेकिन नहीं, हमने मार दिया उनको। ऐसा ही दाभोलकर का गला मार दिया, थोड़े दिन 2-3 साल पहले मार दिया महाराष्ट्र में। दाभोलकर कुछ नहीं, ऐसी पोंगापंथी के खिलाफ, जो भूत के जो चक्कर चलाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोला करते थे, दाभोलकर को भी मार दिया। अगर दाभोलकर की आप किताबें पढ़े, बड़ी तार्किक दृष्टि से लिखी गई है। तो
विचारों का गला नहीं घोटना चाहिए, क्योंकि सुकरात, ईसा मसीह, दयानंद बोलकर जिंदा रहते तो पता नहीं कितने नए नए विचार, कितने नए नए आइडियाज वो इस पूरे सभ्यता को, समाज को देते, तो पता नहीं समाज कहां होता आज। तो नहीं, कभी भी विचारों का गला नहीं घोटना चाहिए। नंबर 4, सत्य बहुरूप होता है। कि जरूरी नहीं है सत्य एक ही हो, सत्य के बहुत सारे रूप होते हैं, ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। अब आप बताइए, आत्मा और परमात्मा के नाम पे शंकराचार्य कुछ बोलता है, ये द्वैतवादी हैं, ये कुछ और बोलते हैं, और द्वैतवादी वल्लभाचार्य जैसे लोग हैं वो कुछ और बोलते हैं। तो सत्य के बहुत सारे रूप होते हैं। तो सत्य के बहुत सारे रूप होते हैं, तो फिर अगर कोई विरोधी विचार है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधी विचार में भी सत्य का छोटा मोटा अंश, छोटा सा अंश जरूर होता है। तो देखिए, वो तो है, तो वही भी सत्य का अंश उसका छोटा हो, तो कभी भी विरोधी विचार को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां भी सत्य का अंश निकलता है। तो इस संसार में सुधार तभी होगा जब विरोधी विचार प्रकट होंगे, भांति भांति के विचार प्रकट होंगे। तो ये थे विचार और अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में तर्क कि सत्य अंतिम नहीं होता, सत्य की निरंतर खोज आवश्यक होती है। परस्पर विरोधी विचार प्रकट होने चाहिए, सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सत्य सापेक्ष होता है, ये इसमें है। विचारों का गला नहीं घोटना चाहिए और सत्य बहुरूप होता है। आपसी टकराहट के बाद नए नए सत्य सामने आते हैं, परस्पर विरोधी विचारों में भी सत्य का छोटा सा अंश जरूर होता है। इतना सब करने के बावजूद भी ये कहा जाता है कि जो जेस मिल था वो खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है, ये कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का इतना भारी समर्थक होने के बावजूद जेस मिल को ये क्यों कहा जाता है कि वो, उसकी स्वतंत्रता खोखली है, झूठी है और जेस मिल माहौलची है। चलिए, बारकर ये कहता है कि जेस मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। जब जेस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार देखते हैं तो ऐसे लगता है ये व्यक्तिवाद का भी मसीहा है, जहां व्यक्ति को अपने को, खुद को प्रकट करने की पूरी छूट है। लेकिन बारकर बोलता है नहीं, ये जो व्यक्ति है ये तो कल्पनावादी व्यक्तिवादी है, झूठा सा व्यक्तिवादी है, कहता कुछ और है और बाद में इसके विचार कुछ और है। तो हम देखते हैं क्यों बारकर आलोचना करता है जेस मिल की खोखली स्वतंत्रता का मसीहा, इसकी स्वतंत्रता खोखली है। तो बारकर की स्वतंत्रता खोखली है, उसकी स्वतंत्रता निर्बाध दिखाई देती है लेकिन निर्बाध है नहीं। नंबर 1, हानि का सिद्धांत जो कर रहे थे, साथ में तो कह रहे कार्य स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और साथ में ही वो हानि का सिद्धांत लागू कर देता है कि अगर दूसरे के कार्यों में कोई क्षति हुई, दूसरे की स्वतंत्रता को चोट पहुंची, तो आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये कैसे परिभाषित करेंगे आप कि उस किसकी हानि हो रही है और किसकी हानि नहीं हो रही? आपने एक कार्टून बनाया मान लेते हैं, या आपने क्या किया, एक कार्य किया, एक अच्छी सी मूर्ति बनाई। अब उस मूर्ति में क्या किया, आपने किसी तत्कालिक सत्ताधीश की मजाक बनाती हुई मूर्ति बना दी, उसके अत्याचारों को प्रकट करती हुई मूर्ति बना दी आपने कोई। तो हो सकता है कि आपकी ये मूर्ति ये कह के तोड़ दी जाए कि इससे दूसरों को हानि हो रही है, इससे दूसरे व्यक्तियों की मान हानि हो रही है, उस नेता की बेइज्जती हुई है इससे। तो अब ये परिभाषित कौन करेगा? फिर तो सत्ता हरेक चीज के लिए, सरकार हरेक चीज के लिए कह देगी हम तो आपकी स्वतंत्रताएं छीनेंगे क्योंकि इससे दूसरों को हानि हो रही है। तो ये तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दे पाया जेस मिल कि कहां सविष्यक कार्य समाप्त होते हैं और कहां परविष्यक कार्य शुरू होते हैं। दूसरा है राष्ट्र की रक्षा, कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो, उसकी एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो, तो फिर आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। चलिए, कोई एक व्यक्ति है, वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए ये बोलता है
कि देखिए इनको और आप स्वतंत्रता दीजिए। वर्तमान सरकार से ये मांग करता है, वर्तमान की केंद्र सरकार से, कि इनकी जो स्वतंत्रताएं हैं या इंटरनेट वगैरह जो बंद किया गया इसको चालू किया जाए। तो आपको ये कह के अच्छा, अगर यहां इंटरनेट चालू किया गया और इनको आजादी दी गई तो ये राष्ट्र के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये ना पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, और ये ना देश का विखंडन कर देंगे। तो आपने जो कुछ बोला जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में, वो नहीं बोलने दिया जाएगा आपको, क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा को क्या पैदा हो गया, खतरा। तो ये कहां परिभाषित करेंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा कहां से शुरू होती है और कहां पे अंत होती है? आप तो फिर प्रत्येक व्यक्ति के हर एक कार्य को राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर समाहित कर लेंगे आप। तो इसका मतलब एक नेतृत्व की आलोचना भी राष्ट्र की सुरक्षा में शामिल कर लेंगे आप। तो कि नहीं नहीं, आपने अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी तो इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। तो ये भी खोखली स्वतंत्रता है। फिर है समाज विषयक जो कार्य होते हैं, यानी जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, अगर वहां आप कुछ गड़बड़ करते हैं सार्वजनिक कार्यों में, तब आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। जैसे जेस मिल कहता है कि एक व्यक्ति पुलिस वाला है, अपना उदाहरण लेते हैं, और वो शराब पी के ड्यूटी के ऊपर जा रहा है, तो उसके सार्वजनिक ड्यूटी के अंदर व्यवधान पैदा हो रहा है, इसलिए उसकी शराब पीने की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। अब यही वही समाज वाली बात होगी, समाज की स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? फिर तीसरा है स्वहानि, स्व क्षति। अगर एक व्यक्ति टूटा पुल पार कर रहा है और उससे पहले एक पुलिस वाला खड़ा है, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, तो वो बोला हाँ भाई मेरे को तो आवागमन की स्वतंत्रता है, तू मुझे क्यों रोक रहा है? तो वो पुलिस वाला बोलेगा भाई इसलिए रोक रहा हूं कि आगे पुल टूटा हुआ है। तो अगर आप खुद जानबूझ के कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, या सॉरी अनजाने से, जिसमें आपका खतरा है, आपके जीवन को खतरा है, आपकी किसी और जानमाल को खतरा है, तो आपकी वो स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। तब आप अगर अनजाने में स्व क्षति की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं, अगर आप टूटे पुल को पार करना जा रहे हैं, तो आपकी स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाएगा। फिर जेस मिल कहता है कि ये जो स्वतंत्रता है ये बालिग व्यक्ति को मिलनी चाहिए, नाबालिग को नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता का उपभोग सिर्फ शिक्षित व्यक्ति उठा सकता है, शिक्षा का उपभोग सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं। इसका स्वतंत्रता का उपयोग सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग कर सकते हैं। बहुसंख्यक लोग तो रूढ़ियों में उलझे होते हैं, वो जानते नहीं है स्वतंत्रता क्या होती है। तो जो मिल कहता है कि जो पिछड़े समाज है, वहां के लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो तर्क करना जानते ही नहीं है, तो वो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए पिछड़े समाजों में जो स्वतंत्रता है वो नहीं होनी चाहिए, इसकी बजाय वहां तो प्रतिबंध होने चाहिए। तो सिर्फ कुलीन समाजों में ही होनी चाहिए स्वतंत्रता, जहां के लोग इसका उपभोग कर पाएंगे। तब ये कह के कि इसका सिर्फ बालिग उपयोग कर सकते हैं, नाबालिग नहीं, सिर्फ शिक्षित व्यक्ति प्रयोग करेंगे, अशिक्षित नहीं, कुलीन वर्ग ही प्रयोग करेगा, पिछड़े लोग नहीं, और अल्पसंख्यक ही प्रयोग कर सकते हैं, ये कह के तो इसने फिर स्वतंत्रता को बहुत ही प्रतिबंधित कर दिया। फिर आम आदमी की स्वतंत्रता कहां गई? देखिए कितने सारे प्रतिबंध लगा दिए। ये पिछड़े समाजों में स्वतंत्रता के बजाय प्रतिबंध ज्यादा जरूरी होते हैं। बहुसंख्यकों को नहीं देनी चाहिए स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेवारी है जिसका उसी को देना चाहिए जो इसका महत्व समझता हो। ये कहना जेस मिल का। इसलिए बारकर मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहता है, क्योंकि इसने इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी तो भांति भांति के आरोपित कर दिए, और इनकी अगर संपूर्ण व्याख्या करेंगे तो फिर स्वतंत्रता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो हमने इस कक्षा में जेस मिल के ऊपर किसका प्रभाव था, विशेष करके हमने हैरियट टेलर की चर्चा की, जेस मिल की जो बुक्स थी उनकी चर्चा की, जेस मिल का जो उदारवाद था और बाद में कैसे वो समाजवाद में बदल गया, इसकी मैंने आपसे चर्चा की। और हमने चर्चा की इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की, और हमने चर्चा की फेबियनवाद की, कि फेबियनवादी है वो मार्क्स की बजाय मिल से ज्यादा प्रभावित है। और फिर मैंने आपसे चर्चा की स्वतंत्रता की, लिबर्टी की, पुस्तक थी ऑन लिबर्टी। अब ये जो लिबर्टी है इसमें जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता की चर्चा की। कार्यों में हमने हानि विषयक सिद्धांत किया,
और विचार अभिव्यक्ति को हमने भांति भांति के तरीके से समझने की कोशिश की। और अंत में हमने बारकर की चर्चा की कि मिल की स्वतंत्रता खोखली है। धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा तो मिल के स्त्रियों के बारे में, उदारवादी जो नारीवाद विचार है उनके बारे में, मिल के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में जो विचार है उनकी चर्चा करेंगे, और साथ में मिल ने उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया है इसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।